तो फ्रेंड्स, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन की थी सिग्निफिकेंस नंबर की। मैंने एक असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया था और उसका जो आंसर्स है वो मैं आपको यही बता देता हूँ। आप ज़रा इसके साथ मैच कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो लास्ट असाइनमेंट था उसके ये आंसर्स है। यहाँ पर पॉज करके जो पीडीएफ थी आपके मोबाइल में, उसके लिए आप ये आंसर एक बार लिख सकते हैं, फिर उसको देख सकते हैं। सो ये आंसर्स है उसके। नाउ तो वो डिस्कशन में हमने देखा था कि अगर हमें कोई दो क्वांटिटीज़ का एडिशन करना है और सब्सट्रैक्शन करना है, तो हमारा जो नंबर होता है उसके पीछे कौन से ओरिजिनल नंबर में कौन से लिस्ट डेसिमल पॉइंट्स है, उसके हिसाब से हमें उसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें वो हमें लिखना है। जो एडिशन सब्सट्रैक्शन में डेसिमल पॉइंट देखने थे और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो था उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो देखने थे, और उस तरह से हमें फाइनल आंसर में लिखना होता है। तो कभी कभार होता है क्या दोस्तों कि कोई हमारा नंबर इस तरह से है। समझो कि कोई हमारा नंबर है 2.768, इस तरह से हमारा कोई नंबर है। ओके, और हमें यहाँ पर जो फाइनल आंसर लिखना है उसमें समझो कि 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है, मतलब 7 6, मतलब एक डेसिमल पॉइंट और दूसरे डेसिमल पॉइंट तक हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये जो थर्ड मतलब हमारा प्लेस है, डेसिमल प्लेस, उसको हमें रिमूव करना होगा। तो जब हम ये 8 को रिमूव करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक राउंडिंग ऑफ की सिचुएशन चाहिए। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पर 2 प्लेस तक आंसर लिखना है तो उसके लिए राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ में अगर रूल नंबर 1, यह है रूल नंबर 1, ये हमारा जो डिजिट हमें यहाँ से ऑफ करना है, रिमूव करना है, उसके आगे का डिजिट, लाइक हमें यहाँ पर 8 रिमूव करना है, उसके आगे का डिजिट अगर वो 5 से बड़ा है, वो डिजिट 5 से बड़ा है, ओके, तो सॉरी एपोलॉजीज, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो, मानो कि ये 8, इसे हमें ड्रॉप करना है, ऐसे निकालना है। अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से इंक्रीज होगा, मतलब वो 1 बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो राउंडिंग ऑफ है वो हो जाएगा 2.7, यहाँ पर 6 है वो 7 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो अगर हमारा डिजिट जो है वो, जिसे हमें ड्रॉप करना है, वो 5 से बड़ा है तो आगे का डिजिट जो है वो 1 बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 4.036, चलो इस तरह से है, और हमें 6 को ड्रॉप करना है किसी वजह से, मान लो कि सिग्निफिकेंट नंबर्स की वजह से उसको ड्रॉप करना है, या डेसिमल पॉइंट्स की वजह से ड्रॉप करना है। 6 को ड्रॉप करना है तो वो 5 से बड़ा है, तो जब उसको आप ड्रॉप करोगे, उसे निकाल दोगे, तो आगे का डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा। मतलब अगर 6 को आप निकाल दोगे तो आगे का डिजिट जो है 3 वो हो जाएगा 4। तो इसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ओके, तो अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है तो उसका प्रीसीडिंग आगे वाला डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगा। ओके, तो रूल नंबर 2, अगर वो 5 से छोटा है डिजिट, समझो कि हमारा नंबर है 3.233, चलो इस तरह से हमारा नंबर है, और हमें ये 3 जो है उसे ड्रॉप करना है, निकालना है। ओके, तो ये जो 3 है वो तो 5 से छोटा है, ओके, और उसे निकालना है। तो अगर 3 को निकालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 3 को अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो आगे का डिजिट है वो 1 बढ़ेगा नहीं। ओके, तो अगर तुम डिजिट हमारा जो है वो 5 से छोटा है, उसे निकाल दोगे तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो बढ़ेगा नहीं। ओके, रूल नंबर 3, अगर 5 है तो क्या करेंगे,
5 से बड़ा डिजिट है तो आगे का डिजिट एक बढ़ जाएगा, 5 से छोटा है तो अनचेंज रहेगा। पर अगर कोई एग्जाम्पल में समझो कि 7.865 इस तरह से कुछ है नंबर हमारा, और हमें ये 5 को ड्रॉप करना है, 5 को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है, जिसे सॉरी जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो वाला डिजिट जो है वो 5 है, तो उसमें दो सिचुएशंस देखनी पड़ेगी। वो सिचुएशन क्या कि अगर हमें 5 को रिमूव करना है तो उसके आगे वाला डिजिट अगर ओड है, अगर वो डिजिट ओड है और इवन है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। सपोजली अगर वो इवन है, वो डिजिट अगर इवन है, लाइक यहाँ हमारा 6 वो इवन नंबर है, तो कोई चेंज नहीं करना। तो मतलब आपको लिख देना है 6.86। ओके, तो अगर वो आगे का नंबर इवन है तो यूं ही लिख देना है। पर समझो कि इसकी जगह अगर हमारा नंबर होता 7.835, इस तरह से होता, और हमें 5 को ड्रॉप करना होता, तो उसका आगे का नंबर जो है वो ओड है, ओड नंबर है। ओड नंबर है तो उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो 5 को ड्रॉप करने के बाद वो बनेगा 7.84। तो ये रूल होगा राउंडिंग ऑफ का। तो अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो ये चीज़ें ध्यान में लेनी है। ओके, तो यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ है उसका रूल दिया गया है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप, जिसे जो पीछे वाला डिजिट है उसे हमें निकालना है, वो वाला डिजिट इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10.743 है, ये 3 जो है वो 5 से छोटा है। ओके, अगर हमें 4 तक चलो निकालना है, 4 3 दोनों निकालने हैं, तो 4 है वो छोटा है, तो आगे का डिजिट है वो चेंज नहीं होगा, तो सिंपली 10.7 हो जाएगा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। समझो कि 10.68 है, यहाँ पर 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आगे वाला 1 बढ़ जाएगा, मतलब 10.7 हो जाएगा। ओके, चलो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ओड। जो ओड नंबर होगा उसके आगे का तो 1 से बढ़ जाएगा जब ड्रॉप डिजिट 5 होता है। और लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। समझो यहाँ पर 10.45 है, यहाँ पर 5 के आगे का डिजिट जो है वो इवन है, तो ऐसे ही लिख देंगे 10.4। अगर 5 के आगे का डिजिट 5 मतलब कि ओड है, तो ऑड डिजिट के लिए 10.6 लिख देंगे। तो ये जो राउंडिंग ऑफ है वो हमें समझना है। ओके, क्योंकि जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे और हमें कुछ सिग्निफिकेंट नंबर तक हमारा आंसर लिखना होता है, तो इसके रूल्स है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं कि ये रूल हम फॉलो करने कभी चाहते नहीं। अगर हमें एमसीक्यू में या पर्टिकुलरली हमें कहा जाए कि भाई इसका राउंडिंग अप करो, तो इसका यूज़ होता है, अदरवाइज हम आंसर तो यूँ ही लिख देते हैं। तो उसके लिए मैं एक असाइनमेंट है आपको दूंगा, उसमें आंसर भी हम देखेंगे, सो आप उसको समझ सके आसानी से। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था उसका जो 90% पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। ओके, अब जो हमारा इम्पोर्टेंट और जिसे इस चैप्टर का जो हार्ड कहते हैं, जिसे हम JEE नीट में भी देखने वाले हैं, वो पोर्शन डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला ये देखेंगे। ओके, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी JEE नीट में जो MCQ आते हैं इसमें मोस्टली, और जो बोर्ड में भी एग्ज़ाम्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसका मिनिमम एक सिंगल क्वेश्चन तो होता ही है। तो चलो देख ले डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों, आप जानते हैं हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटीज जिसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो वो 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी और उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे जो हमने इनिशियली चैप्टर्स में देखे थे। तो ये जो SI यूनिट्स है वो 7
ऐसा यूनिट्स है, वो फंडामेंटल यूनिट्स है। इसको बेज बनाकर हम एक डायमेंशनल इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो कोई भी अगर यूनिट आप ले ले, कोई भी यूनिट ले ले, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि चलो भाई वर्क और एनर्जी, वर्क जिसे हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, उसका जो यूनिट है जूल है। ओके, वो यूनिट जो है वो जूल है। पर जूल जो है उसको अगर हम बेसिक क्वांटिटीज में देखें, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको आइदर मीटर में रिप्रेजेंट करें, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें, सेकंड, इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो ये जूल जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो जूल है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स जो है उसका यूनिट है न्यूटन। ओके, बट न्यूटन जो एक्चुअली है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों इस तरह से लिख सकते हैं वो देखने के लिए आपको उसके इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो फोर्स जो है उसका एक्चुअली जो इक्वेशन है वो आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, एम ए। ओके, तो एम ए, यहाँ पर एम जो है वो मास है, मास उसको हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए वो एक्सेलरेशन है, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखते हैं। तो फोर्स का जो एक्चुअल यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर इन द मेमोरी ऑफ न्यूटन इसको इजीली लिखने के लिए हम सच न्यूटन ही लिखते हैं। ओके, तो जो जनरली हमारे यूनिट्स होते हैं उसको अगर हम फंडामेंटल यूनिट में रिप्रेजेंट करने जाए तो वो कुछ इस तरह से हो गए, जैसे मैंने बताया जूल। तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उनके नाम पर है, पर उसको अगर लिखने जाए तो इस तरह से बनेगा। तो बेसिकली हमारे जो यूनिट होते हैं उसको हम ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करने जाए तो पहला जो हमारा है लेंथ। ओके, लेंथ उसको यूनिट उसका जो है हमारा मीटर है, ये जो लेंथ है, मास है, टाइम है, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में जब हम लिखने जाए तो समझो कि हमारे पास है मास। जब हमारा मास आए, मतलब कि किलोग्राम जब हमारे यूनिट में हो, ओके, तब हम उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। एग्जाम्पल समझ लो आप, समझो कि हमारे पास है लेंथ। ओके, तो उसका जो यूनिट है वो मीटर है। ओके, ये जो लेंथ है एल, तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब देखो आगे क्या होता है। टाइम, टाइम टाइम जो है उसका जो यूनिट है वो सेकंड है। ओके, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो समझ लो, फॉर ए 3 यूनिट अब समझ लो, बाद में हम आगे जाते हैं। मास है, इसमें मास मतलब एम, तो हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ तो उसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम अगर हमारे इक्वेशन में आएगा तो उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना करने के बाद अब एग्जांपल समझ लो कि स्पीड का इक्वेशन क्या है। तो स्पीड जो है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, चलो, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है उसमें हम जनरल ये लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो यहाँ पर अगर जो स्पीड है उसका आप यूनिट बनाने जाओगे तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, पर टाइम का यूनिट है सेकंड। तो आपको पता है, तो जो वेलोसिटी या स्पीड है उसका यूनिट जो बनता है वो मीटर पर सेकंड है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखते हैं। तो ये जो मीटर पर सेकंड है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर सेकंड रेज टू -1, इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट, ये भी सही है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे एम एल टी।
चलो ये हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला MLT लिखा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो इक्वेशन है और हमारा जो यूनिट है, दोनों में से किसी भी में आप देख सकते हैं। मोस्टली आप यूनिट में देखेंगे। यूनिट में किलोग्राम कहीं पर है तो आप बोलेंगे नहीं, किलोग्राम नहीं है, मतलब मास नहीं है हमारा। तो m का जो डायमेंशन है वो बन जाएगा 0। ओके, चलो L मतलब कि लेंथ, यहाँ पर लेंथ का कोई यूनिट है तो आप बोलेंगे यस, यहाँ पर मीटर है, वो लेंथ का यूनिट है, वो 1 है। तो L का डायमेंशन मतलब L1 हो जाएगा, उसका डायमेंशन 1 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे भाई टाइम, टाइम का यहाँ पर कोई यूनिट है तो यस वो है सेकंड रेज टू -1, तो T-1। तो ये जो है वो बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, और ये जो है 0, 1, -1 उसे बोलते हैं डायमेंशनल, उसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस। तो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड हमारे बुक में, चलो इसमें हम देखते हैं, चलो समझ लो। ओके, यहाँ पर हमारी बुक में 2.9 यहाँ पर लिखा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस, तो यहाँ पर जो हमें मिला वो डायमेंशनल फॉर्मूला और समझो कि डायमेंशनल इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। और ये जो 0, 1, -1 है उसे हम डायमेंशंस कहते हैं। तो इस तरह से MLT को रिप्रेजेंट करके हम कोई भी जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस बना सकते हैं। इसको समझने के लिए हम और भी एग्जांपल लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं एग्जांपल एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन जो है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट आपको पता है, वो यूनिट क्या है? तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से यूनिट है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड रेज टू -2। ओके, चलो अब इसका डायमेंशंस हम ले तो MLT। अब आप सोचेंगे यहाँ पर कहीं किलोग्राम है, आप सोचेंगे नहीं यहाँ पर किलोग्राम नहीं, तो मास का डायमेंशन होगा 0। चलो आप L का लेंगे, L मतलब लेंथ यहाँ पर है, यहाँ पर मीटर है, तो उसका डायमेंशन 1 होगा क्योंकि मीटर का ऑलवेज पावर 1 तो होता है कोई भी। चलो T, तो सेकंड्स वो टाइम है, उसका डायमेंशन होगा -2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स जो है उसका इक्वेशन है, फोर्स जो है उसका इक्वेशन है MA, ये उसका इक्वेशन है। अगर आप यूनिट देखने जाओगे तो आपका यूनिट पता है, उसका यूनिट न्यूटन है। ओके, न्यूटन को मैंने अभी आपको बताया था, अदरवाइज कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, ये जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम। ओके, और जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट अभी हमने लगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम बनाएं तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं MLT। चलो इसमें मास है, यस आप बोलेंगे किलोग्राम है, तो किलोग्राम जो है उसका 1 डायमेंशन आ जाएगा। चलो इसमें लेंथ है, आप बोलेंगे यस मीटर यानी कि लेंथ है, उसका भी 1 डायमेंशन आ जाएगा। ओके, इसमें टाइम है, आप बोलेंगे यस बाय सेकंड स्क्वायर, मतलब सेकंड स्क्वायर में ऊपर लिखूंगा, नीचे है तो आपको ऐसे ही लिखना है, हर बार ये चीज़ आप हम रिपीट नहीं करेंगे। पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम लिखने जाए तो इस तरह से लिख देंगे सेकंड रेज टू -, इस तरह से होगा ना, हर बार हम देखते हैं जैसे यहाँ पर था। तो टाइम का जो डायमेंशन हो जाएगा T-2। तो यहाँ पर हमारे डायमेंशंस बन गए 1, 1, -2। ओके, अब ये जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, M1 L1 T-2। ये आपको सॉल्यूशन में खूब ही काम आएगा। जब भी हमारे इक्वेशन में न्यूटन आए और फोर्स आए तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको आप कंपलसरी याद रखेंगे। ये जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन
वो तो इजी है, वो तो आपको याद रह जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी फोर्स का एक याद रखना है, m1l1t-2। और सिमिलरली एक आपको वर्क और एनर्जी का याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्क और एनर्जी। ओके, तो वर्क कहीं भी हो और एनर्जी, दोनों का जो यूनिट है वो सेम यूनिट है, वो आपको पता है, वो यूनिट है जूल। तो जूल जो है वो हमारा वर्क और एनर्जी का एक यूनिट है, और उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, उसका जो, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे हुआ, तो ये देखने के लिए आपको 9 स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर नहीं जाना पड़ेगा, अभी तो हम 11th में तो देखने वाले हैं। पर आपको पता है W इज इक्वल टू एफ डी, ऐसा इक्वेशन था आपका, एफ डी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा इक्वेशन हम 9th में पढ़ते थे। तो फोर्स का जो है यूनिट वो लिख देंगे, और डी का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर लिख देंगे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए, तो एम एल टी, किलोग्राम, देर इज 1 किलोग्राम, सो m1 उसका 1 डायमेंशन हो गया। लेंथ तो उसका स्क्वायर है इधर, m स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ का 2 डायमेंशन। और टाइम जो डिनोमिनेटर में है तो उसका हो जाएगा -2। ओके, तो इस तरह से ये जो है वर्क और एनर्जी का, वो आपको याद रखना है। दो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, और ये दो आपको याद रखने हैं, इससे लेकर हम बाकी के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फोर्स में जो है वो m1l1t-2 है, और जो वर्क एनर्जी में है, मतलब जूल का जो m1l2t-2 है, तो जो है वो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो सिंपली आपको याद रह जाएगा। ओके, m1l1t-2, m1l2t-2, ये दोनों आप याद रखेंगे तो बाकी के याद रह जाएंगे। अब आगे की बात, आगे की बात ये है कि ये जो बात की, यहाँ पर हमने मास, लेंथ और टाइम को कंसीडर किया था, और कुछ इक्वेशंस ऐसे आएंगे जिसमें टेम्परेचर होगा, चार्ज होगा, और समझो कि जो है वो रेजिस्टेंस होगा। तो ऐसे में हमें और भी डायमेंशंस चाहिए, तो ऐसा करने में हमें आगे जाना पड़ेगा, जो डिस्कशन हम करते थे। तो ml/t यहाँ तक हमने लिया था, अगर आगे जाएंगे तो एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये भी लिखना पड़ता है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो पूरा इस तरह से बनेगा, जो मास है उसको हम m से लिखेंगे, जो लेंथ है उसको l से लिखेंगे, टाइम है इसे t से लिखेंगे, तो mlt हो जाएगा। देन अगर आपके इक्वेशन में एम्पियर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसका डायमेंशन a से हम, मतलब फॉर्मूला में a से डिनोट करेंगे। ओके, a से। अगर टेम्परेचर है तो वो k से लिखेंगे हम। ओके, अगर मोल है तो उसे मोल से लिखेंगे हम। स्मॉल में मूव करना है इसमें जरा, मोल, मोल ऐसे लिखेंगे। ओके, ये जरा मोल के लिए। फिर कैंडेला, तो उसको सी से। तो इस तरह से हम पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। ये जो पीछे के दो है वो आपके काम में नहीं आएंगे, सो डोंट बोदर इट। MLTA से पूरा बन जाएगा कोई भी इक्वेशन। चलो, तो अब इक्वेशन जो लेना है वो लेकर हम उसका जो आगे का पार्ट है वो समझ सकते हैं। पर इसमें फ्रेंड्स आपको एक दिक्कत आएगी कि जो भी हम यहाँ पर देखने वाले इक्वेशन, समझो कि यहाँ पर आप ये जो इक्वेशंस हम देखने वाले हैं, इसमें जो समझो कि एरिया, ओके, तो एरिया में आता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब मीटर इंटू मीटर, उसका यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला आप इजी से लिख सकेंगे। पर जो आगे के फॉर्मूला आएंगे, जैसे कि प्रेशर, मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो तो अभी पढ़ने बाकी है आपको। वो तो पढ़ने के बाद उसका आप यूनिट जान पाओगे, और फिर आप उसको डायमेंशनल फार्मूला में लिख सकोगे। जैसे कि टॉर्क को मैं ले लूँ, तो टॉर्क क्या है वो अभी हम पढ़े नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें अगर जो कोई इक्वेशन, कोई फार्मूला हम जानते नहीं, तो आपको वो स्किप करना है। उसका इक्वेशन अगर दिया जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई इसमें बर्डन लेना नहीं है। ओके, सेकेंडली दूसरी बात मैं बता दूं जो एकदम समझने की बात है, वो ये है
कि जो रेडियन और स्टी रेडियन है उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। ओके, वो डायमेंशन लेस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझो कि मैं बोलूँ कि एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम पढ़ेंगे 11th में। इसका यूनिट बनता है रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। ओके, तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखने जाए MLT से, तो ज़ीरो, मास जीरो है, लेंथ जीरो है, सेकंड डिनोमिनेटर में है, मतलब टाइम -1 हो जाएगा। रेडियन इसमें रिप्रेजेंट होगा नहीं। ओके, तो जो एंगल्स होते हैं वो इधर प्लेन एंगल हो और सॉलिड एंगल, तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं आएगा। दूसरी क्या बातें हमें देखनी है वो हम इसमें आगे देखेंगे आगे के वीडियो में। अभी आपको करना क्या है, तो ये जो मैंने यहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड की थी, ये PDF में आपको सब डायमेंशनल क्वांटिटी, उसके SI यूनिट और फॉर्मूला दी गए। आपको एक बार इसको देखना है। जितने भी आपने 10 स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, जैसे कि मैं बता दूं 10 स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे वोल्टेज बोलते हैं, ये सब पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो ये कैसे होता है वो आपको देख लेना है। ओके, तो इस तरह से एक बार आपको ये देखना है, बाद में आगे की जो डिस्कशन है, जो मोर डीपली हम जाएंगे वो देखेंगे। तो अभी इतना मैं रखता हूँ। अगर किसी के पास PDF ये नहीं है तो PDF की लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर दीजिएगा। सो दैट इज़ फॉर नाउ।